नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। खेल खेल में ऑनलाइन खेल इतना बड़ा बन गया है कि आज की तारीख में बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, सभी खिलाड़ी हो गए हैं। जब से ऑनलाइन गेमिंग में पैसे का कनेक्शन जुड़ा है तो देश ही नहीं दुनिया में भी ये कारोबार दिन दुगनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ा है। गेमिंग कंपनियां करोड़ों रुपए कमा रही हैं और गेमर्स भी कमा भी रहे हैं और गंवा भी रहे हैं। इसे ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज कहें या पैसे का लालच, देश की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का करीब 80% RNG यानी रैंडम नंबर जनरेटर्स गेम से जुड़े हैं। सरकार ने भी गेमिंग इंडस्ट्री के बढ़ते बाजार को देखा और इस इंडस्ट्री को कायदे कानूनों में बांधने की तैयारी कर दी है ताकि कंज्यूमर्स के हितों की भी रक्षा हो सके और सरकार की भी कमाई हो सके। यही वजह है कि सरकार ने भी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया तो कभी ऑनलाइन गेम पर नियम बनाने की पैरवी की और अब ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की तैयारी हो चुकी है, जिसको लेकर ड्राफ्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को मिलकर एक स्वनियंत्रित संगठन बनाना है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय से जुड़ा होगा। इस संगठन के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां ही देश में कारोबार कर सकेंगी। वहीं बैटिंग का सवाल अब नहीं रहेगा क्योंकि ये साफ कर दिया गया है कि अगले हफ्ते से कंसल्टेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और सरकार की कोशिश है कि फरवरी में इसको लागू किया जाए। इसी खबर को लेकर हम आज अपने खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस ड्राफ्ट के क्या नफ़े नुकसान हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलते हैं अपनी सहयोगी मेघना मित्तल के पास। मेघना, बताएं इस ड्राफ्ट में क्या क्या खास बातें हैं? जी, ऑनलाइन गेमिंग एक सेक्टर काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। उसका रेगुलेशन माइटी, जैसा कि हम जानते हैं, उसको नोडल मिनिस्ट्री भी बना दिया गया है ऑनलाइन गेमिंग के लिए। याद रखिए, एक कमिटी जो इंटर मिनिस्ट्रियल फॉर्म हुई थी जिसमें सेक्रेटरीज होम मिनिस्ट्री के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, माइटी के जिसमें थे, जिसने अपनी रिपोर्ट भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को सबमिट करी है। उसी रिपोर्ट के बेसिस पर आज माइटी ने ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी जो रिलीज़ करी है, उसके बेसिस पर अब वो रूल्स बनाने की तरफ बढ़ेगी और नेक्स्ट वीक से स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस शुरू हो जाएंगे। ये आज मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने हमें बताया। उन्होंने एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो बच्चे हैं 18 साल की उम्र के नीचे, वो जहाँ तक उम्मीद है कि वो पेरेंटल सुपरविजन के अंडर ही ऑनलाइन गेमिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हालांकि ये एज लिमिट और लोअर की जा सकती है, पर मिनिस्ट्री फ़िलहाल अभी 18 ईयर्स की तरफ सोच रही है। इसके अलावा बेटिंग को है इस ऑनलाइन गेमिंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा और जो भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ ये प्रोविजंस नहीं मानती हैं, उन पर जहाँ तक उम्मीद है IPC की पेनल्टी के प्रोविजंस लागू होंगे। ये सब स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस के बाद ही फाइनलाइज हो पाएगा, जिसको मिनिस्ट्री इस समय एम कर रही है कि फरवरी तक वो फाइनलाइज हो पाएँ जो रूल्स हैं, ताकि पार्लियामेंट के सामने उनको पेश किया जा सके। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात जो आज मिनिस्टर ने ये बताई कि स्टार्टअप्स को जो इनोवेशन में किसी भी तरह की हिंड्रेंस ना हो, ये भी इंश्योर किया जाएगा इस रूल्स में फॉर्मेशन के ज़रिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट ऑफ जो रूल्स है ऑनलाइन गेमिंग का, वो नेक्स्ट वीक से जिस पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा और उम्मीद है कि फरवरी तक वो फाइनलाइज हो जाने चाहिए। चलिए, तो गेमिंग इंडस्ट्री अब बदलने वाली है, रूप बदलने वाला है, रंग बदलने वाला है, साथ ही साथ अब शायद ढंग भी बदल जाए। इसी मुद्दे पर आगे चर्चा के लिए बढ़ते हैं आगे और हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्रुव गर्ग हैं, टेक्नोलॉजी लॉयर एंड हेड लीगल AIGF, और विरा गुप्ता, साइबर लॉ एक्सपर्ट एंड एडवोकेट। आप दोनों मेहमानों का 18 हाउस स्वदेश में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले ध्रुव सर, आपके पास ही आना चाहूँगा कि सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, कई तरह के प्रावधान किए गए हैं उसमें, खासकर KYC को लेके, पैसों को लेके भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं और जो बैटिंग गेम है उन पे पूरी तरह से बैन लगाने की बात कही है और 17 जनवरी तक उन्होंने रायशुमारी के लिए कहा है। सबसे पहले यही समझाइए कि आप क्या राय देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि जो नियम आए हैं, ड्राफ्ट नियम आए हैं, काफी संतुलित हैं। वो इनोवेशन को तो ध्यान देते हैं, मगर जो सुरक्षा चाहिए, जो गेमर है, जो प्लेयर है, उनको भी देखा है। उसमें एक जो सबसे अच्छी चीज है कि जो आपने बेटिंग कहा वो बहुत सही है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास बेटिंग और गैम्बलिंग को प्रतिबंधित करने का क्षमता है, तो वो उन्हीं के पास रहेगी। जो गेम बेटिंग एंड गैम्बलिंग में नहीं आते, बशर्ते गेम ऑफ स्किल जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलता है, सिर्फ वही अब सेंट्रल जो ये आपके नियम आ रहे हैं उसमें रेगुलेट होंगे। उसके साथ साथ, क्योंकि एक SRO जो आपने मेघना जी बोला, एक SRO स्ट्रक्चर होगा जिसमें हर गेम को रजिस्टर करना पड़ेगा और SRO को एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी उस हर गेम पे कि क्यों उसको रजिस्टर किया जाए, क्यों रिकॉग्नाइज किया जाए।
उसी के बाद वो गेम अलाउ किया जाएगा खेलने के लिए। साथ ही साथ आपने कहा केवाईसी का नॉर्म्स, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होंगे उसमें। साथ ही साथ उसमें अगर आपको निगेटिव बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने के लिए यूजर्स को मौका दिया जाएगा कि वो डिफाइन कर सके कितने देर खेलना है, कितने पैसे से खेलना है। वार्निंग मैसेज देने पड़ेंगे, अगर बहुत ज्यादा खेला जा रहा है तो कंपनीज को वार्निंग मैसेज देना पड़ेगा। इसी तरीके से साथ में उनको अपनी जितनी भी पॉलिसीज हैं, प्रिवेसी पॉलिसी, यूजर एग्रीमेंट, गेम कैसे खेलना है, पैसे अंदर जा रहे तो कैसे उसको सुरक्षा हो सकती है, वो सारे की पॉलिसीज जो है वो आपको अपने यूजर्स को बताना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा संतुलित है, सुरक्षा का भी ध्यान दिया गया है, इनोवेशन का भी ध्यान दिया गया है, आर्थिक रूप से भी बढ़े ये इंडस्ट्री वो भी ध्यान दिया गया है। तो मोटा मोटा रूप से अच्छी चीज है। थोड़ी बहुत एक दो छोटी मोटी क्लैरिफिकेशन जो सरकार से मांगनी होगी वो हम रूल्स और पढ़ के उनसे 17 तारीख तक जरूर उनको सबमिट कर देंगे। चलिए बिल्कुल। और हमारे साथ कंज्यूमर एक्टिविस्ट जहांगीर घई साहब भी जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश में। जिस तरह से सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, कई तरह के सुझाव मांगे हैं, और सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, जिस तरह से आईटी मंत्री राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि एक बहुत बड़ा कारोबार है, इसको हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार की मंशा वाकई में इन गेम्स को प्रोत्साहित करना था, या फिर टैक्स वसूलना था, या कुछ और, ताकि जो कि शुरुआत में इन गेम्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन जब ये इतने करोड़ों अरबों के कारोबार बन गए उसके बाद सरकार को ध्यान आ रहा है और अब सरकार इन गेम्स को रेगुलेट करने की ओर कदम बढ़ा रही है। क्या लगता है आपको? जरूरी है, कारण आज क्या होता है, माँ बाप बच्चों को कंट्रोल करने के बदले बच्चों को मोबाइल फोन अपना दे देते हैं। बच्चे वो फोन से क्या करते हैं क्या नहीं वो माँ बाप को पता भी नहीं रहता है। कितनी दफे ऐसी भी कंप्लेंट्स आई है कि बच्चा ऑन हिज और हर ओन वो पेमेंट कर देते हैं गेम के लिए, और जब भी बिल आता है तभी माँ बाप को पता चलता है कि ये बच्चा ने गेम्स के पीछे उनका अकाउंट से पैसे यूज किए हैं। तो ये बहुत फियरसम सिचुएशन है। और जितना मोबाइल गेम्स है वो मोस्टली बच्चे को बचपन नहीं दिखाता है, खेलना नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, घर पे बैठ के बस पूरा दिन मोबाइल पे वो खेलते रहते हैं। तो ये रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। तो खेलने का भी होगा तो माँ बाप का परमिशन से कितना टाइम, कितना नहीं, कितना पैसा, वो सभी रेगुलेट करने का बहुत बहुत जरूरी है। और ये सरकार का स्टेप राइट डायरेक्शन में है। विराग सर, अब आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार को ड्राफ्ट लाने की क्या वाकई में जरूरत, जो मेन आधार था वो क्यों पड़ा? देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शायद लगता था कि कई कंपनियां जो हैं टैक्स नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, शायद ये वजह हो सकती है। इस कारण ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चोरी हो रही है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि सरकार को अब इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ी है? देखिए, एक मैं न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अनुसार लगभग इन कंपनी जो गेमिंग इंडस्ट्री है 30,000 करोड़ रुपए की उन्होंने टैक्स चोरी की है। और पीएमएलए के भी बहुत सारे मामले आए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। लेकिन पहले मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं। आपकी एक जो मेघना जी ने बात बोली कि आईपीसी के तहत उनका पेनल्टी लगाई जाएगी, तो आईपीसी में पेनल्टी का प्रोविजन नहीं होता। आईपीसी में तो प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन होता है, सजा का, दंड का प्रावधान होता है। दूसरा, आपने बोला कि सरकार अभी तक इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी और अब सपोर्ट कर रही है, तो ये उल्टी बात है। अभी तक कोई कानून और नियम नहीं होने से ये इनको खुला खेल मुरादाबादी था। न ही टैक्स देना है, न ही कोई नियम कायदे कानून मानना है। और किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि अगर कोई नियम कानून नहीं हो। लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री को क्रिप्टो इंडस्ट्री से सबक सीखने की जरूरत है कि अगर उन्होंने ज्यादा एक अराजक स्थिति पैदा कर दी, तो अगर कानूनी व्यवस्था सही नहीं बनी तो लंबे समय तक कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती है। अब हम देखें, पहली अच्छी बात यह है कि ये अच्छी शुरुआत है। लेकिन जो तीन सबसे इसमें पूरे ड्राफ्ट रूल्स में कमजोर बातें हैं कि इस पूरे रूल्स को इंटरमीडियरी जो सोशल मीडिया उनके साथ जोड़ा गया है। सोशल मीडिया इंटरमीडियरी होता है, वो पोस्टमैन होता है जो कंटेंट खुद क्रिएट नहीं करता है। लेकिन गेमिंग कंपनियां तो खुद ही अपना उनका गेम है, तो वो अपने आप इंटरमीडियरी नहीं बोल सकती हैं, इसलिए ये बात गलत है। दूसरा, उनका कंपनियों की फिजिकल प्रेजेंस और केवाईसी कितनी सख्ती से इन्फोर्स हो पाएगा हमें नहीं पता है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चे तो खेल ही नहीं सकते हैं और ये इंडस्ट्री पूरी बच्चों पे चल रही है। और तीसरी सबसे जो दिक्कत तलब बात यह है कि फाइन पेनल्टी जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।
तो सब कुछ सेल्फ रेगुलेशन है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ राज्यों में दिक्कतें थी इस इंडस्ट्री को, तो उन राज्यों के रोल को रोकने के लिए केंद्रीय स्तर पर ये ढीली ढाला एक सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि इनके इंडस्ट्री के गैर कानूनी कामों को वैधता मिल सके। और हमें दो बातें समझने की जरूरत है कि गेमिंग हो, स्किल हो या चांस हो या दूसरी बातें हैं, इन सब बातों पे जो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मुकदमेबाजी बढ़ती है, उसको रोकने के लिए हमको स्पष्ट कानून और नियम लाने की जरूरत है, नंबर एक। नंबर दो, इस इंडस्ट्री से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हो, इसलिए पूरे टैक्स की वसूली जरूरत है। तीसरा, इस इंडस्ट्री से बच्चे बर्बाद नहीं हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा फायदेमंद रहे, उसको करने की जरूरत है। और मुझे लगता है जो ड्राफ्ट रूल्स है उनमें इस स्पष्टता और गहराई का अभाव है। सर, बच्चों के लेके एक सवाल यही करना चाहूँगा कि शायद ड्राफ्ट में इस तरह का भी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि माँ बाप की मर्जी के आधार पे बच्चों को गेम खिलाया जा सकता है। तो क्या यहाँ पे सुझाव देना चाहेंगे बच्चों को लेकर और खासकर उम्र को लेकर, क्योंकि अभी 18 साल के से कम उम्र को लेकर कहा जा रहा है, बीच में ये भी कहा जा रहा है कि इस उम्र को कम किया जा सकता है। विराग सर, आपसे सवाल। नहीं, देखिए दो बातें हैं। पहली बात यह है कि इसे मुझसे पूछा आपने? विराग सर, आपके साथ थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा है और आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ध्रुव सर, आपके पास ही आना चाहूँगा इन्हीं सवालों को लेके, खासकर गेम्स को लेके कि ऑनलाइन गेम्स का तो पहले भी चलते थे लेकिन इतनी तेज़ी से उनमें ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन जब से ऑनलाइन गेम्स के साथ थोड़ी सी टेक्नोलॉजी जुड़ी और थोड़ा पैसा जुड़ा, जैसे ही पैसे से कनेक्शन हुआ तो अचानक से क्या आपको लगता है कि वही एक वजह थी जिसकी वजह से ये ऑनलाइन गेम का जो कारोबार था इतना बड़ा बन गया है? जी, मैं उसका आंसर दूंगा, पर उससे पहले कुछ विराग जी ने कुछ बातें बोली, उसको क्लैरिटी में देना चाहूंगा, क्योंकि इस बारे में बहुत कंफ्यूजन है लॉयर्स में, मीडिया में। तो पहली चीज तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जो इंडियन है वो टैक्स देती हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देती हैं, जीएसटी देती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इनकम टैक्स जो विनिंग होती है वो भी जाती है 115 बीबी में। तो ये कहना कि टैक्स नहीं दिया था, इंडियन कंपनी जरूर देती है, ऑफशोर जो इलीगल है वो नहीं देती, और वो बुरी बात है, उसको रोकना चाहिए। तो पहली चीज ये क्लैरिटी। दूसरी चीज, विराग जी ने ये कहा कि शायद यहाँ पर इसको इस रूल्स के थ्रू जो प्रदेश की सरकारों का जो ताकत है वो कम होगी, ये भी गलत बात है, क्योंकि इन रूल्स में ये लिखा है, अगर आप पढ़ें, कि बेटिंग गैम्बलिंग जो प्रदेश का सब्जेक्ट है उसके अगर कोई गेम उसमें आता है तो ये रूल्स उस पर अप्लाई नहीं हो, तो उनको रजिस्टर नहीं किया जा सकता। तो बहुत क्लियरली ये रूल पे दिया गया है, ये रूल ने बहुत ध्यान रखा है कि प्रदेश सरकारों की ताकत इससे बिल्कुल ना हटाई जाए, ये भी क्लैरिटी बहुत अच्छे से दी गई है। बाकी रही बच्चों की बात, अगर आप देखें तो जो पैसे वाले गेम्स हैं जिसमें पैसे लगा के आप जीत सकते हैं, एक है जिसमें आपने लगाया और कुछ नहीं, आपने कॉइन खरीद लिए या एक्स्ट्रा लाइफ खरीद ली, वो एक अलग गेम है, वो इसमें कवर नहीं हो रहे। मगर अगर आप पैसे लगा के, अगर आप पैसे जीतने वाली विनिंग्स की बात होती है, वो 18 साल से कम के बच्चे खेल ही नहीं सकते। और ये चीज मैं आपको बता सकता हूं, मैं एआईजीएफ से हूं, एआईजीएफ अपना चार्टर अगर एसआरओ बनेगा और वो अपना चार्टर बनाएगा, हम किसी भी अपने मेंबर कंपनी को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को खेल नहीं खेलने देंगे, ये चीज। अब अगर आप कहें कि ये गेमिंग इंडस्ट्री क्यों बढ़ी, देखिए उसका कई वजह हो सकती है। अगर आप लास्ट 3 से 4 साल देखें तो कोविड आया, लोगों ने घर पे बैठना स्टार्ट किया, एंटरटेनमेंट की जरूरत थी, गेम खेले जाएंगे, एफडीआई $1.6 बिलियन से ऊपर का एफडीआई आ चुका है पिछले 2 साल में, 1,00,000-1.5 लाख से ज्यादा जॉब का ऑप्शन है हमारे पास। उसके साथ साथ अगर आप देखें 28 से 30% सीएजीआर पे हर साल दर साल ये कंपनियां बढ़ रही हैं। तो इंडियन कंपनीज जो है उसका फायदा तो है ही है आर्थिक तरह से भी, प्लस उसके और भी फायदे हैं, तो इसलिए उसको सपोर्ट देना जरूरत था। मगर हाँ, अभी भी मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं, बेटिंग और गैम्बलिंग अलाउड नहीं हो सकती, ना चल सकती है, और कोई भी एसआरओ या ये रूल बेटिंग गैम्बलिंग वाले गेम्स को अलाउ नहीं कर सकते। सर, आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो मैंने अनुभव किया है, जो मतलब मेरा निजी अनुभव है। जो एक क्रिकेट का कोई ऐप है, जो गेम है, उसमें गेम ऑफ स्किल की श्रेणी में भी लाते हैं अधिकतर लोग उस गेम को, उसमें पैसे लगाते हैं, फिर पैसे आते हैं। उसी गेम में एक लड़के ने, जिसकी उम्र 18 साल से बहुत कम थी, पता नहीं कहाँ से जुगाड़ करके, जैसे भी अपने दोस्तों से पैसे वैसे मांग के या कहीं से भी 1 लाख रुपए लगा दिए और सारे के सारे वो हार गया। अब ऐसे में उसकी उम्र भी कम है, आप बोल रहे हैं कि हमारे 18 साल से कम उम्र वालों को हम पैसों के वाले गेम में नहीं खेलने दे सकते। ये तो आसानी से नियमों का उल्लंघन हो गया, तोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी बात में हल्का सा
काट निकलती है इस जो आपका उसका सर मैं लॉजिक था। उसका रीजन मैं देता हूँ सर। अभी तक क्या थी, इस देश में करीब 700 से 800 कंपनियां हैं जो ये गेम खिला रहे थे, ठीक है। इनमें से सिर्फ टॉप की 100-150 कंपनियां थी जो ठीक ठाक तरीके से कोई चीज कर रही थी, जिसको एज गेटिंग कहते हैं। एज गेटिंग में क्या होता है, आप अपना आईडी देते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम उसको पढ़ेगा कि आप 18 साल से ऊपर है नहीं, तभी आपको वो पैसा उसमें डालने देगा। कई कंपनियां ये नहीं कर रही थी क्योंकि सरकार ने कोई रूल नहीं बनाए थे। अब क्योंकि सरकार ने रूल बना दिया है, तो अब सारी वो 500 से 800 कंपनियां जो भी हैं, सबको वो रूल फॉलो करना पड़ेगा, एज गेटिंग लगानी पड़ेगी, आईडी प्रूफ मांगना पड़ेगा। देखिए, हर टेक्नोलॉजी का तोड़ तो हर जगह होता है, वो तो चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में जाए, बट ये है कि अगर ये सारी चीजें 700 कंपनियां ये रूल फॉलो करें, और उन पे क्योंकि फॉलो करने पड़ेंगे अब, तो अब वो सारी जब 700 से 700 कंपनियां जब करेंगी, तो ये जो आपने एक बहुत दुर्घटनापूर्ण आपने एक बताया, दुखद एक आपने इवेंट की बात करी, वो उम्मीद है बहुत कम से कम हो जाएगा। और ये हमारी उम्मीद है कि अगर इसको ठीक से लगाया जाए रूल्स, तो इसमें फायदा होगा। जहांगीर सर, अब आपके पास आता हूं और ये समझना चाहता हूं कि जो गेमिंग कंपनियों के लिए वो नियम लागू किए गए हैं जो 2021 में सोशल मीडिया कंपनियों पर लागू हुए थे। साथ ही ये भी कहा था कि जुआ या सट्टेबाजी से संबंधित हर कानून इन पर लागू होगा। चलिए, ये जो सट्टेबाजी वाला है वो तो बैन कर दिया, लेकिन ये समझाइए कि जो 2021 में सोशल मीडिया पे जो नियम लागू हुए थे वो कितने कारगर हैं, उनका अब तक क्या असर हुआ, और पिछले 1 साल में सोशल मीडिया कंपनियों पर उनका किस तरह से असर आता है। उसके आधार पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वही नियम अब जो ये गेमिंग कंपनियां उन पर भी उतनी ही असरदारक या उतनी ही कमज़ोर साबित होंगी। नियम लाने का बहुत जरूरी है, लेकिन कितना इफेक्टिव है वो टोटली अलग बात है। अभी अपने देश में हम अपने को देखने का है, कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको मोबाइल यूज करने को आता है कि उनके बच्चे को ज्यादा यूज करने को आता है। ये जो नया जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी सेवी जनरेशन है। कितनी टाइम मैंने देखा है, माँ बाप को जो मालूम नहीं है वो बच्चे को मालूम है। बच्चा बताता है माँ बाप को कि ये ऐसा ऑपरेट करने का, ये ऐसा ऑपरेट करने का स्मार्टफोन। तो जब ये परिस्थिति है तो कंट्रोल फोन का ओनरशिप माँ बाप का होगा, लेकिन कंट्रोल फोन के ऊपर कौन रखता है, बच्चा रखता है, कितना रखता है, वो इम्प्लीमेंटेशन टोटली अलग बात है। और जब इस सोशल मीडिया जो है रखते हैं, वो जो प्लेटफॉर्म देते हैं गेमिंग के लिए, तो वो गैम्बलिंग के लिए उनका प्लेटफॉर्म देते हैं। वो ऐसा नहीं बोल सकते क्या हो आप मेहमान है इधर, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर मेरे घर में मैं कुछ इलीगल करता हूँ, तो जैसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म में जो गेमिंग कंपनीज उनकी गेम्स खेलते हैं, अपलोड करते हैं कि खेलने देते हैं, तो सोशल मीडिया का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम प्लेटफॉर्म है, हम पैसा लेंगे, हम अलाउ करेंगे, लेकिन हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अलग बात है, लेकिन पहला कदम तो उठाना जरूरी है, और वो कदम सही डायरेक्शन में है। कदम सरकार ने उठा दिया है, लेकिन इससे पहले भी विराग सर, इससे पहले भी तमिलनाडु ने ऑनलाइन रमी के खिलाफ जो था 2021 में भी एक कानून के माध्यम से इस पर बैन लगाया था, जिसे मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। लेकिन फिर तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। दरअसल ऑनलाइन गेम खेलने में लाखों रुपए गंवाने के बाद कई लोगों की आत्महत्या की खबर आई थी। राज्य सरकार ने एक समिति भी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट ये थी कि ऑनलाइन गेम्स के प्रभाव को लेकर इस साल मतलब 2022 में जून में जस्टिस चंद्रू की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिसमें आईआईटी मद्रास के संक्रमण टेक्निकल एक्सपर्ट और लोग भी थे, जिन्होंने ये पाया रिपोर्ट में कि जिन्होंने प्रस्ताव ये दिया कि समिति ने ऑनलाइन गेम से होने वाले वित्तीय नुकसान, पैसे खोने वाले लोगों की आत्महत्या की प्रवृत्ति, डेटा के माध्यम से ऑनलाइन रमी के दुष्प्रभावों का विश्लेषण कर कहा कि किशोर और युवा ऑनलाइन गेम में लिप्त होकर अपनी पूरी कमाई खो रहे हैं, बचत खो रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। सर, अगर इस रिपोर्ट को आधार मान लिया जाए तो फिर क्या ये कहा जा सकता है कि सरकार का जो ये ड्राफ्ट है ये उस उम्मीद पर खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें इस ड्राफ्ट में साबित नहीं हो पा रही हैं? बोला है जो हमारे मित्र ध्रुव जी बोल रहे थे, उसमें से पहली बात का जवाब है, जब वो बोल रहे थे कि बड़े पैमाने पर हम रोजगार सृजन कर रहे हैं, एफडीआई आ रहा है, वो कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी के हम देश बन रहे हैं और हमारे युवा इन ऑनलाइन गेम्स की लत में तबाह हो रहे हैं,
और वो एफडीआई और कुछ लोगों की करोड़पति और अरबपति बनने की बात कर रहे हैं। वो रिपोर्ट अपने आप में उनका जवाब है। उनकी 3 और बातों का जवाब मैं देता हूं। जब वो बोल रहे हैं कि 900 में से सिर्फ 100 कंपनियां ही नियमों का पालन करती थी, इसका मतलब 800 कंपनियां तो गलत काम कर रही थी ना। तीसरा, वो बोल रहे हैं कि इंडियन कंपनी नियमों का पालन कर रही हैं, ऑफशोर कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। एक नागरिक के नाते मैं पूछना चाहता हूं कि ऑफशोर कंपनियों के गैर कानूनी कामों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इन नियमों में ऑफशोर कंपनियों के गैर कानूनी कामों को रोकना राज्यों का विषय है, और उन राज्यों से कोई इसमें मशविरा नहीं किया गया। उन राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है, और एक पतली गली से इसको एक लीगलाइज करने की कोशिश की गई है। और जिन बातों पे, वो चाहे गैम्बलिंग हो, चाहे बेटिंग हो, या इन सारे विषयों पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लंबी लंबी बहस होती है, और उन सारे बातों पर इसमें कुछ कहीं पे प्रावधान नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंटरमीडियरी रूल्स के भीतर गेमिंग को इनकॉर्पोरेट करना अपने आप में सबसे बड़ा एक गलत बात है, जो कानूनी तौर पर बहुत ही ठोस नहीं है। आगे चलकर इसकी वजह से ये पूरा सेल्फ रेगुलेशन देना मतलब ये है कि रियासत है, जमींदारी है, और उस जमींदारी के भीतर वो जितना गलत करना चाहे करें। आज हम बात बार बार करते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल की, तो क्या फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में ग्रीवांस रिड्रेसल होते हैं? लोगों को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। कहीं कोई कंपनियों का अता पता नहीं है, कोई उनका मोबाइल नंबर, टोल फ्री नंबर, ईमेल आईडी, कहीं कुछ भी नहीं है। किसी को शिकायत, दिक्कत होती है तो लोगों को, अभी जो हरियाणा में एक जो छेड़छाड़ का मामला आया, उसमें इंस्टाग्राम वेरीफाई कराने की बात हो रही थी, इंस्टाग्राम वेरीफाई करा देंगे। तो इन कंपनियों की कोई जवाबदेही नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, लोगों के साथ परस्पर संवाद नहीं है, और स्पष्टता नहीं है, और उसको हल्के फुल्के कानूनी व्यवस्था से मुझे नहीं लगता है कि इस मदमस्त हाथी को रेगुलेट किया जा सकेगा। शुरुआत अच्छी है, पर इसको बहुत जल्द अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए बहुत जल्द ठोस कानूनी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। ध्रुव सर, विराग सर, क्या आपने तर्क भी सुन लिया, उनकी नाराजगी, उनकी शिकायतें भी सुन ली, उनका जवाब क्या देना चाहेंगे? देखिए, एक तो उन्होंने ऑफशोर किया, मैं तो बिल्कुल कहूंगा, मैं पर्सनली ऑफशोर के एडवर्टीजमेंट को रुकवाने के लिए बहुत कोशिश की है, उसका कुछ फायदा भी आया है। दूसरी चीज, रूल्स में ही ले जाऊंगा मैं विराग जी को। उस रूल्स में इसी चीज को काउंटर किया है बहुत हल्के से। उसमें क्या किया गया है, रूल्स में बोला गया है कि आपको 3 ऑफिसर्स चाहिए पड़ेंगे जो इंडियन रेजिडेंट हो। उसमें कंप्लायंस ऑफिसर, ग्रीवेंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, तीनों को इंडियन रेजिडेंट होना होगा और कंपनी का एम्प्लॉय होना पड़ेगा। प्लस उसका एक एड्रेस, कंपनी का एक एड्रेस भी इंडिया में होना होगा। तो इसके थ्रू क्या होगा, जो ये ऑफशोर कंपनीज बाहर रह के इंडिया के लॉज नहीं फॉलो कर रहे थे, अब अगर उनको इंडिया में गेम ऑफर करने हैं तो ये 3 ऑफिसर्स इंडिया में रखने पड़ेंगे, प्लस एक अपना ऑफिस का एड्रेस इंडिया में रखना पड़ेगा जहां पर पुलिस जा सके, उनसे सवाल पूछ सके। तो इनडायरेक्टली ये किया गया है। ये इतना ही आईटी एक्ट के अंदर इतना ही पावर था सरकार के पास, उन्होंने किया। और मैं विराज जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ऑफशोर कंपनीज को रोकने का काम सरकार का भी है, सारे देश नागरिकों का भी है, और प्रदेश की सरकारों का भी है। तो वो तो है, अब इन रूल्स में जितना हो सकता है तो उन्होंने ये चीज किया है। अब देखते हैं उसको आगे क्या होता है। बाकी चीज जो विराग जी ने कहा कि इसको अच्छी सोच, मैं भी मानता हूँ ये अच्छी शुरुआत है। देखते हैं एसआरओ स्ट्रक्चर कितना काम करता है। अगर गलतियां होंगी तो उसमें कंप्लेन का सिस्टम भी है, और एसआरओ को डिरेकग्नाइज करने का भी सिस्टम सरकार ने दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई एसआरओ ठीक से काम नहीं करेगी, रूल फॉलो नहीं करेगी और कंपनी उस पर लगाम ठीक से नहीं बांधेगी तो उनको फ्री रहना दिया जाएगा। सरकार पे आप कंप्लेन करेंगे, मल्टीपल कंप्लेन करेंगे, वो एसआरओ डिरेकग्नाइज भी हो सकती है। तो अब ये भी बात आपको समझ पाएगी, हाईली टेक्निकल चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छी शुरुआत है। जहां कमी हो वहां पर हमें बोलना भी चाहिए, जहां अच्छाई है वहां पर उनको सराहना भी करनी चाहिए। जहांगीर सर, ध्रुव सर को ये जो ड्राफ्ट है वो संतुलित लगा, विराग सर को थोड़ा लाइन जवाब दे दूं? जी जी जी, विराग सर देखिए, ध्रुव जी की मैं 2 बातों का जवाब दूंगा। उन्होंने ध्रुव जी की 2 बातों का जवाब दूंगा। जब वो बोलते हैं कि ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ सरकार के साथ राज्य सरकारों को, नागरिकों को भी आवाज उठानी चाहिए, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। वो इंडस्ट्री के आदमी है, नहीं रोक पाए, नागरिक कैसे क्या करेंगे? सरकार होती है लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए। ऑफशोर कंपनियों प्राइवेट कंपनी कैसे रोकेंगी? विराज जी, प्राइवेट कंपनी ऑफशोर कंपनी को कैसे रोकेगी? इंडियन प्राइवेट कंपनी ऑफशोर कंपनी को कैसे रोकेंगी सर? ब्लॉकिंग मेटी करेगी, ठीक है, आरबीआई रोकेगा। अरे ध्रुव भाई, मैं आपसे आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि ऑफशोर कंपनियों के कारोबार को सरकार क्यों नहीं रोक रही है? उसको रोकने के लिए नियम कानून कहां है?
सर बिल्कुल मैं आपका सपोर्ट करूंगा, आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए सर, मैं आपके साथ चलूंगा, सरकार से बोलूंगा उनको रोकिए, मैं दे रहा हूं ऑलरेडी, मैं आपके साथ हूं, मैं तो कह रहा हूं ऑफशोर बिल्कुल, को वैसे भी विराट सर जल्द एक से जल्द काम बंद वैसे करिए। सरकार का ही है। और तो सपोर्ट तो प्रश्न पूरा ये भेड़ के साथ में, भेड़ के झुंड में भेड़िए घुसे हैं। सर भेड़ियों को मारना है हमें, रोकने की हम जिम्मेदारी किसकी है? हम भेड़ के बारे में नहीं बोल रहे हैं। सर भेड़ियों को ही रोकना है सर, आप और हम चलिए, आप कल क्या ये कानून भेड़िए को रोक रहा है? नहीं सर, ये कानून जितना भेड़िए को power रोक रहा है? चलिए नहीं रोक रहा है। चलिए विराग सर, ध्रुव सर, समय कम है, थोड़ा चर्चा थोड़ा गर्म भी हो गई है। जहांगीर सर, आपका ही बहुत बहुत, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए। जहां गेमिंग इंडस्ट्री के साइड इफेक्ट है, वहां इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी बनती जा रही है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर 2020 में 115 अरब रुपए की कमाई हुई, तो 2025 तक लगता है कि 38% बढ़कर 384 अरब रुपए होने का अनुमान है। और इस सेक्टर में 2025 तक कई गेमिंग कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में भी एंट्री कर लेंगी। फिलहाल भारत में करीब 1000 गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें ड्रीम 11, MPL, माई 11 सर्कल जैसे फैंटेसी गेम का मार्केट शेयर 95% से ज़्यादा है। और ऑनलाइन गेम के बढ़ते कारोबार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई सेलिब्रिटीज जैसे धोनी, गांगुली, कोहली, शाहरुख खान, श्रद्धा कपूर, वरुण धवन जैसे इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। यहाँ तक कि इन ऑनलाइन गेम इंडस्ट्रीज को विदेशी कंपनियों की भी फंडिंग है। अगस्त 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक $1.6 बिलियन विदेशी निवेश भी हुआ है। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडस्ट्री बिल्कुल नई इंडस्ट्री बनने जा रही है और सरकार का इसमें इंटरफेयर है। अब ये खेल सिर्फ मनोरंजन का नहीं बल्कि करियर, बिजनेस का रूप ले रहा है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी बेहतरीन राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कंज्यूमर इज किंग में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।